हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का एक टॉपिक नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे पहले हमने बीएससी सेकंड ईयर का एक टॉपिक एल्कोहल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। गाइस, इसमें सबसे पहले देखिएगा नाइट्रो एल्केन के बारे में हम पढ़ेंगे। और नाइट्रो एल्केन किसे कहा जाता है? जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को नाइट्रो समूह, नाइट्रो मतलब NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के सामने है CH4 जो कि मेथेन है। CH4 में से एक हाइड्रोजन को हम निकाल दें, -H+ लिखा है, और उसकी जगह पे NO2+ ऐड कर दिया जाए तो आपको मिलेगा CH3NO2। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक हाइड्रोजन की जगह पे NO2 समूह जुड़ा हुआ है, तो आप इसे नाइट्रो एल्केन कह सकते हैं। गाइस, इसके बनाने की अलग अलग विधियां हो सकती हैं, लेकिन मैंने सिंपली आपको दिखाया है कि इस H को हटाकर उसकी जगह NO2 लगा दिया है, तो आप इसे नाइट्रो एल्केन कह सकते हैं। गाइस, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके निर्माण करने की विधियां। निर्माण विधि में फर्स्ट देखना, एल्किल हैलाइड को जलीय एथेनोलिक सिल्वर नाइट्राइट विलयन के साथ गर्म करने पर आपको एल्किल हैलाइड लेना है। एल्किल हैलाइड RX है, इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है AgNO2 के साथ में। गाइस, देखिएगा RX के बीच में जो बंध बना हुआ है, उस बंध को जब आप तोड़ेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे X हैलोजन है, और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कार्बन से ज़्यादा होती है। इसलिए हम ये जब बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे तो X पे नेगेटिव चार्ज और R पे पॉजिटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखना, Ag और O के बीच में बंध बना हुआ है। Ag धातु है और धातु हमेशा धनात्मक चार्ज के साथ होती हैं, या फिर कहो कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ इस O पे नेगेटिव और Ag पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। जैसे ही O पे नेगेटिव आएगा, ये इस R+ के साथ जुड़ेगा और जुड़कर यहाँ पे बना लेगा RnO2, और साइड प्रोडक्ट आपका बनेगा Ag+ था X- दोनों मिलकर बना लेते हैं AgX। इस प्रकार से आपके पास एक नाइट्रो एल्केन का निर्माण हो जाता है। गाइज, आप लोग ध्यान देंगे कि इस विधि से केवल प्राथमिक नाइट्रो एल्केन बनाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक और तृतीयक नाइट्रो एल्केन आप बनाएंगे तो केवल 5 से 15% ही प्राप्ति होती है। गाइज, ये एक मेथड था। अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड में आपको बोला गया है कि आपको तृतीयक कार्बन एमीन लेना है। तृतीयक कार्बन एमीन आप लोगों के सामने है। इसका पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीकरण करवाना है। इनका जब आप ऑक्सीकरण करवाएंगे तो तृतीयक नाइट्रो यौगिक प्राप्त होते हैं। गाइज, आपको पता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हम हटाएंगे तो हाइड्रोजन के हटने को आप ऑक्सीकरण कहेंगे। दूसरा, यहाँ पे इसके साथ में हम ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण ही होता है। तो इस प्रकार से हम इस एमीन का NH2 समूह का ऑक्सीकरण करके इसे NO2 समूह में परिवर्तित कर देते हैं। गाइस, ये थी नाइट्रो एल्केन के बनाने की विधियाँ। अब हम देखेंगे कि नाइट्रो एल्केन के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से दी जाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में फर्स्ट देखना, पहली है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन भी हम अलग अलग टाइप से करवाने वाले हैं। अलग अलग अभिकर्मकों की उपस्थिति में अलग अलग अपचयन होगा, जो हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट देखिएगा, नाइट्रो एल्केन LiLH4 या धातु अम्ल या उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण के द्वारा अपचयन करने पर प्राथमिक एमीन में बदल जाते हैं। गाइस, यहाँ पे सिंपल आपको बोला गया है, या तो आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना है, या आपको कोई धातु लेनी है अम्ल के साथ में, या फिर आपको उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण करवाना है। और उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि आपके पास H2 साथ में प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल, इनमें से कोई एक धातु इसके साथ रहने वाली है। इनके प्रेजेंस में उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण होता है। और ये आपने नाइट्रो एल्केन लिखा है, जो कि आपके पास प्राथमिक नाइट्रो एल्केन है। इसी से आपको क्या मिल जाता है? प्राथमिक एमीन मिल जाता है। तो गाइस, देखना, यहाँ से आपने ऑक्सीजन हटा दिया और हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम अपचयन कह सकते हैं। गाइस, ये फर्स्ट टाइप का अपचयन था। नेक्स्ट आप देखेंगे
नाइट्रो एल्केन का अपचयन धातु के साथ उदासीन माध्यम में करने पर एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होती है। यहाँ पे आपने NO2 लिया है, RNO2, इसका यहाँ पे आप जिंक और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इनकी प्रेजेंस में जब अपचयन करवाएंगे तो यहाँ पे आंशिक अपचयन होता है। और आंशिक अपचयन का मतलब ये है कि आप यहाँ से एक ऑक्सीजन को हटाएंगे और उस ऑक्सीजन को जब हटाएंगे तो एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को, और जो दूसरा ऑक्सीजन बचेगा एक हाइड्रोजन आप उसे देने वाले हैं। ऐसे करके ये तो बनेगा आपके पास हाइड्रोक्सिल एमीन। दूसरा आपके पास साइड प्रोडक्ट के तौर पे बनता है H2O। गाइस हाइड्रोजन के सोर्स कौन से हैं? यहाँ पे हमने 4H लिखे हैं, जिनमें से 2H हमने एक नाइट्रोजन को और एक इस ऑक्सीजन को दिया है, और बाकी के जो 2H है उनसे हमने H2O बनाया है। यहाँ से आप देख सकते हैं NO2 में 2 ऑक्सीजन थे, 2 में से एक हमने यहाँ पे रखा है, और जो दूसरा ऑक्सीजन हमने हटाया है वो मिलकर यहाँ पे H2O बना रहा है। इस प्रकार से जिंक और अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में भी अपचयन होता है। लेकिन गाइस आप ध्यान रखेंगे ये आंशिक अपचयन हुआ है, जबकि यहाँ पे ये पूर्ण अपचयन हुआ था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्टेनस क्लोराइड जो होता है, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इनकी प्रेजेंस में भी यदि अपचयन करवाया जाए तो अपचयन करवाने पर एक तो आपके पास एन हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है NHOH, जो कि थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि आंशिक अपचयन करने पर हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। गाइज इसका दूसरा रूप भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ऑक्सीन रूप भी यहाँ पे बन सकता है। जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो और उसी नाइट्रोजन से OH समूह जुड़ा हुआ हो तो उसे ऑक्सीन कहा जाता है। तो ये आप लोगों के पास रहेगा ऑक्सीन, और ये बनने वाला है हाइड्रोक्सिल एमीन। इन दोनों का मिश्रण बनता है, और मिश्रण का मतलब ये है कि किसी एक अणु से अपचयन से ये बना है तो दूसरे अणु के अपचयन से ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन सकता है। तो गाइज ये थी इसकी फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमने पढ़ा है अपचयन के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नाइट्रो एल्केन का हैलोजनीकरण कैसे करवाया जा सकता है। गाइस आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे हमने नाइट्रो एल्केन लिखा है RCH2NO2। यहाँ पे जो NO2 है, क्या NO2 का प्रतिस्थापन X से होगा या फिर कहीं और ये अभिक्रिया होने वाली है, ये हमें देखना है। तो गाइज आप लोग ध्यान देंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक नाइट्रो एल्केन जो होते हैं वो हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके अल्फा हेलो नाइट्रो एल्केन देते हैं। इस अल्फा हाइड्रोजन जो उपस्थित होगा उसका प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक हाइड्रोजन हमने हटाया, उस हाइड्रोजन की जगह पे ब्रोमीन ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन जो बचा हुआ है उसका वापस से किसके द्वारा प्रतिस्थापन हो सकता है? हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन हो सकता है। देखना ये लिखा है अल्फा स्थिति पर उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हो जाता है। मीन्स अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन उपस्थित होंगे सबका प्रतिस्थापन आप यहाँ पे इस हैलोजन से करवा सकते हैं, और ये अभिक्रिया हमेशा क्षारीय माध्यम में होती है। गाइस यदि आप देखना चाहें इसकी क्रियाविधि तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में बंध बना हुआ होगा। ब्रोमीन ब्रोमीन का बंध जब आप तोड़ेंगे तो एक Br पे नेगेटिव और किसी दूसरे Br पे पॉजिटिव जाता है। यहाँ से आप H+ बाहर निकालेंगे और H+ बाहर निकालने का काम इस क्षार के द्वारा किया जाता है। यहाँ से जब H+ निकलेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव बचेगा, और जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव आया तो यहाँ से जो हमने Br+ बनाया था वो Br+ इस CH- के साथ में जुड़कर CHBr का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अभिक्रिया होगी, यहाँ से H+ निकलेगा और H+ की जगह Br+ आकर जुड़ने वाला है। तो गाइस इस प्रकार से ये सेकंड अभिक्रिया थी जो कि नाइट्रो एल्केन के द्वारा दी जाती है हैलोजनीकरण। अब हम थर्ड देखने वाले हैं नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल जो होता है वो आप किसे कह सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या बनता है? सबसे पहले आप देखना जब HNO2 हम लिखते हैं तो उससे कहा जाता है नाइट्रस अम्ल। यहाँ पे देखना एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और एक OH जुड़ा हुआ है। टोटल 2 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन है, तो ये HNO2 हो गया। ये है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल जब प्राथमिक नाइट्रो एल्केन के साथ में अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोलिक अम्ल बनते हैं जो कि NaOH में घुलकर लाल रंग देते हैं। गाइस देखना यहाँ से ये हमने प्राथमिक नाइट्रो एल्केन लिया है, इसके अभिक्रिया HNO2 के साथ में करवा रहे हैं, तो आप देखेंगे
कि जो भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ये हमने 2 हाइड्रोजन निकालने हैं और यहाँ से ये ऑक्सीजन लेना है। ये H2O की फॉर्म में बाहर निकलेगा और इसके साथ में जहाँ से आपने कार्बन से 2 हाइड्रोजन के बंध तोड़े थे, उसी के साथ में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है और डबल बॉन्ड बनने से कार्बन डबल बॉन्ड NOH यहाँ पे बन गया है, जिसे हम नाइट्रोलिक अम्ल कहते हैं। और ये नाइट्रोलिक अम्ल NaOH के विलयन में लाल रंग देता है। यह अभिक्रिया प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल के विभेद में प्रयुक्त होती है। गाइस नेक्स्ट देखिएगा, नाइट्रो एल्केन में चलाव्यवता। प्राथमिक एवं द्वितीयक नाइट्रो एल्केन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, चलाव्यवता प्रदर्शित करते हैं। गाइस चलाव्यवता का मतलब समझिएगा आप कि एक जगह से हाइड्रोजन हटाकर दूसरी जगह पर ऐड करना ही चलाव्यवता कहलाता है। यदि आप सिंपल इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट करवाते हैं तब तो उसे अनुनाद कहा जाता है, लेकिन यदि हाइड्रोजन की मूवमेंट करवाई जाए तो उसे चलाव्यवता कहा जाता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, हमने पहले लिया है नाइट्रो समूह या फिर नाइट्रो एल्केन। इसमें आप देखेंगे जब आप इसकी पूरी संरचना बनाते हैं तो नाइट्रोजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे जाता है नेगेटिव चार्ज। तो गाइस यहाँ पे देखना, यहाँ पे CH2 था, यहाँ से आप एक H+ निकाल सकते हैं। H+ निकालेंगे तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा और कार्बन पे नेगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तो दोनों बीच में डबल बॉन्ड बनाना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इस नाइट्रोजन के 5 बंध हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक करता है और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा, यहाँ से जो हमने H+ निकाला था वो इस O- के साथ में जुड़कर OH बना लेता है। तो गाइज आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने H+ निकाल दिया, H+ निकाला तो नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड बना लिया और यहाँ से जो डबल बॉन्ड O था उसे हमने कन्वर्ट कर दिया है OH में। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, इसीलिए इस प्रक्रिया को चलाव्यवता कहा जाता है। तो गाइज ये थी नाइट्रो एल्केन में चलाव्यवता। अब इस चलाव्यवता से रिलेटेड हम आगे और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस अभिक्रिया का नाम आप देखिएगा, नेफ कार्बोनिल संश्लेषण कहा जाता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इसके नाम से पूछा जाता है कि नेफ कार्बोनिल संश्लेषण अभिक्रिया कौन सी होती है। तो गाइज आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी आपने अभी नाइट्रो यौगिक देखे थे, उनको जलीय NaOH में घोलकर सोडियम लवण बनाया जा सकता है। और जलीय NaOH में घोलने का मतलब ये था कि जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ से H+ आयन निकलेगा, ये H+ आयन हमने यहाँ से निकाला था और निकाल कर यहाँ पे ऐड करवाया था। तो ये किसकी वजह से होगा? ये NaOH हमने क्षार लिया है, इस क्षार की उपस्थिति में ये वाली अभिक्रिया पॉसिबल हो सकती है। गाइस देखना, ये OH- है, OH- यहाँ से H+ आसानी से निकाल लेगा और जैसे ही H+ निकला तो ये CH2- बन जाएगा। अब CH2- बना है तो ये दोनों बीच में पाई बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे तो हमें ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया है O-। गाइस आप ये देखेंगे जो O- बना है उसके साथ में क्या आ जाता है, Na+ आ जाता है, इसीलिए हम इसे Na लवण कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक नाइट्रो एल्केन एवं द्वितीयक नाइट्रो एल्केन के संगत नाइट्रोलिक अम्ल के सोडियम लवण को 50% H2SO4 से अम्लीकृत करने पर क्रमशः एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया को नेफ कार्बोनिल संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो गाइस ये नाम आप लोग ध्यान रख लेना। अब इसके अकॉर्डिंग देखना अभिक्रिया क्या बनने वाली है। ये आपने लिया है सिंपल नाइट्रो एल्केन RCH2NO2। इसमें आप क्या करवाएंगे, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे। क्षार क्या करेगा, ये H+ को बाहर निकाल लेगा और H+ बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, जो कि हमने यहाँ पे दिखा दिया है। अब जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव आया तो मैंने प्रोसेस आपको बताई है कि नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो हमने यहाँ पे तो पाई बॉन्ड बना के दिखा दिया और इस वाले ऑक्सीजन पे हमने नेगेटिव चार्ज दिखा दिया है। गाइस अब हम करेंगे इसका जलीय अपघटन, अम्लीय जलीय अपघटन। जब आप अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो यहाँ से आपको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड तोड़ने हैं। और गाइस आपको पता है कि जल अपघटन का मतलब होता है कि आपके पास H+ और OH- दोनों आयन प्रेजेंट हैं। अब आप यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे कार्बन और नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन पे जाने वाला है नेगेटिव और कार्बन पे बचने वाला है पॉजिटिव। एक बॉन्ड जब आपने तोड़ा तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो कार्बन पे आप क्या ऐड करवा देंगे, OH-।
फिर आप दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे, दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे तो भी कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो वापस से आप क्या करेंगे, यहाँ पे OH ऐड करवाने वाले हैं। मीन्स ये कुछ ऐसी संरचना बनेगी आपके पास R CH OH और OH। यहाँ पे ये दो बॉन्ड हमने तोड़े, दोनों की जगह हमने दो OH इसके साथ में ऐड कर दिए। ये दो OH जो आपने ऐड करे हैं, अब आप देखेंगे कि एक कार्बन पर दो OH समूह कभी भी स्थायी नहीं होते हैं। क्यों स्थायी नहीं होते? क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, सेम इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर हैं। ये लोन पेयर क्या करेंगे, एक ही कार्बन पर है तो ये लोन पेयर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और इस प्रतिकर्षण के कारण एक कार्बन पे दो OH कभी भी स्थायी नहीं होते हैं। इसलिए हम यहाँ से एक H2O का अणु बाहर निकालेंगे। मान लो इस OH से हमने लिया है H+ आयन, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव बचेगा और यहाँ पे हम OH- आयन निकाल देते हैं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव बचता है। कार्बन का पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा C+O और ये एक H2O का अणु बाहर निकल जाता है। तो गाइस इस प्रकार से ये जो संश्लेषण हुआ है इसे कहा जाता है नैफ कार्बोनिल संश्लेषण। गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।